ये एक विषय गंभीर है कि हमारे पास एक लंबे अंतराल तक जनगणना के आंकड़े नहीं हैं। हमारे यहाँ जो राजस्थान के पर्पज से अगर मैं कहूँ तो राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जातियाँ बहुत मेजर रोल करती हैं, जहाँ पे जातियों के जो पॉवर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। कि हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए कि ताकि हम डिवाइड ना करें सोसाइटी को। यदि आप जनगणना के आंकड़ों को डिवाइड करने के पर्पज से अगर यूज करेंगे तो वो भी संभावनाएं तो बनती हैं। पोलराइजेशन के संदर्भ में अगर इसको वोट बैंक के आधार पर अगर हमें इसको यूज करना है तो ये घातक सिद्ध भी हो सकता है। इसका हमारे पास आज जो समय है वो अस्क्राइब्ड से अचीव्ड स्टेटस पे जाने का है। आज आपने क्या अचीव किया है, आप कितने, आपका जो बौद्धिक जो स्तर है वो क्या है, आप ज्ञान मीमांसा कैसे कर पाते हैं, आप चीजों के का विश्लेषण कैसे करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। आज हम ब्लड का और हमारी बीमारियों के टेस्ट कराते हैं। आज वो समय आ गया है कि हमें हर एक जो अनसीन थिंग्स हैं वो हमें विवाह के संस्कार से पूर्व पता होनी चाहिए। हम काउंसलिंग करवाते हैं दोनों कपल्स की, तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लगती कि अगर आपको जाति नहीं पता है और आप शादी कर रहे हैं तो ये अपने अलग तरह का फ्रॉड है। भारत सरकार ने जातिगत जनगणना पर मुहर लगा दिया है, जिसे लेकर के अलग अलग राय लोगों की आ रही है। लेकिन इसके पीछे प्रबुद्ध वर्ग क्या सोच रहा है? क्या इसका असर जातिगत समीकरण पर बैठेगा, चुनावी समीकरण पर बैठेगा, या जातिगत जो समीकरण बने हुए हैं वो टूटेंगे? नई चीजें क्या हो पाएंगी? इन सब चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजशास्त्र की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका राव, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं। इनसे समझते हैं कि राजस्थान में क्या इसका असर पड़ेगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो जातिगत जनगणना की बात वर्षों से होती आ रही है, अलग अलग स्टेट्स ने अपने यहाँ कराया भी, उसका क्या असर पड़ेगा खास करके राजस्थान में? जातिगत जनगणना वैसे तो हमारे यहाँ 2011 में जो हुई थी उसमें ये डाटा लिए ही गए थे। ये एक विषय गंभीर है कि हमारे पास एक लंबे अंतराल तक जनगणना के आंकड़े नहीं हैं, और अब जब ये सूचना हमें मिली है कि अब ये जनगणना वापस होने वाली है तो इसके कई आयामों पर प्रभाव पड़ेंगे। राजनीति पर राजनीतिक प्रभाव तो है, लेकिन समाज की दृष्टि से इसमें हमारे यहाँ जो राजस्थान के पर्पज से अगर मैं कहूँ तो राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जातियाँ बहुत मेजर रोल करती हैं, जहाँ पे जातियों के जो पॉवर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो रिसर्च है हमारा वो बहुत प्रभावित होगा। और वो काफ़ी समय से हम इसकी आशा कर रहे थे कि इस तरह से आने चाहिए हमारे पास आंकड़े, ताकि रिसर्च में जो पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस होते हैं या पॉलिसी के लिए हमें एक क्लासिफाइड डेटा जब मिलता है तो हम किस तरह से रणनीति बनाएं, किस तरह से हमारी जो मूल्यांकन करें वस्तु स्थिति का, तो उस दृष्टि से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं देख रही हूँ। दूसरा, अगर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहाँ जो सांस्कृतिक वैविध्य है या हमारी जो विविधता के कारण जो संस्कृति के जो डिफरेंट आयाम हमें देखने को मिलते हैं उसको एड्रेस करने के लिए भी जनगणना बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है। लेकिन एक नेगेटिव पक्ष भी इसमें है कि कई तरह की पोलराइजेशन की जो बात है या वो चीजें भी सामने आएंगी, और उससे अब समय आ गया है कि हमारी जनता है वो बड़ी जागरूक है, शिक्षित जनसंख्या होती जा रही है, और अब राजनीतिक उस जो दृष्टिकोण से शायद जो हमारे नागरिक हैं वो फंसने वाले नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग और डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा कदम है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपको लगता है? लेकिन इससे ये चीज़ साफ हो जाएगी कि अगर किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या रह रही है, अगर उसे उसके अधिकार नहीं मिले, जैसे बात हो रही है आरक्षण की, कहा जा रहा है कि जैसे ओबीसी आरक्षण की परसेंटेज बढ़ाने की मांग हो रही है। जो टीपीएस इलाके हैं राजस्थान में, उनका कहना है कि उनके संसाधनों का उपयोग वो नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग ले जा रहे हैं। अलग अलग जो उनकी और जातियां हैं, जैसे ओबीसी जातियों में अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है, तो उनका भी असर दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में। देखिए, इसके समाजशास्त्री हैं आंद्रे बेती, उन्होंने बहुत अच्छा इसमें कहा था कि हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए कि ताकि हम डिवाइड ना करें सोसाइटी को। यदि आप जनगणना के आंकड़ों को डिवाइड करने के पर्पज से अगर यूज करेंगे तो वो भी संभावनाएं तो बनती हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि बिलिस्तान की जो मांग हो रही है, जिस तरह की अलग अलग जो डिमांड है, कल्चरल जो डिफरेंसेस है उसके कारण, उसमें एक बात बहुत प्रखरता से निकल के आती है कि जो पूरा समाज है, यदि हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे तो हम शायद अगर अपर क्लास जो है वो भी वहाँ पे भी जो पॉवर्टी के जो खामियाजा
भुगतना पड़ रहा है उनको, कि जो पुअर अपर क्लास है उसकी भी कुछ सुनवाई हो सकती है, और वहाँ पे भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं इसमें देख रही हूँ। और दूसरा जो लोअर जो कास्ट है, वो वहाँ पे भी जो लोअर कास्ट टू क्लास के मॉडल पे जो डेवलप हो चुके हैं लोग, उन लोगों के लिए भी एक ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि वो शायद अपनी इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं उस चीज को छोड़कर, और अब केवल जो कास्ट के बेसिस पे जो हमारा मंडल कमीशन था वहां से जो जो मुद्दे उठाए गए थे इस रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर, उन चीजों को सपोर्ट करते हुए शायद ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये लगता है कि अपर क्लास, लोअर क्लास, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट दोनों में अगर हमें जस्टिस करना है या वेलफेयर की बात को लेकर हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर लेके चलते हैं तो ये आंकड़े हमारे लिए कारगर होंगे। बाकी मैंने पहले भी कहा कि पोलराइजेशन के संदर्भ में अगर इसको वोट बैंक के आधार पर अगर हमें इसको यूज करना है तो ये घातक सिद्ध भी हो सकता है। जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उन्होंने पहले ही करा लिया अपने यहाँ कि हमें जातिगत जनगणना करानी है, क्योंकि उनको लगता था कि इससे उनके यहाँ उनकी लोगों की मांग है। हालांकि राजस्थान में इस तरह का कोई मांग, कोई माहौल कभी नहीं रहा। लेकिन इसका क्या मानती है, जिस राजस्थान को कहा जाता है कलरफुल राजस्थान है, राजस्थान में अलग अलग विविधताएं हैं, देश का सबसे बड़ा, अगर भूभाग में देखा जाए सबसे बड़ा राजस्थान है, तो ऐसे में क्या मानती हैं आप कि उन राज्यों का असर यहाँ भी पड़ने वाला है, या राजस्थान अपने ही अलग रवायत में चलेगा? राजस्थान की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक जो सेमी फ्यूडल स्टेट मैं अभी भी कहती हूँ कि जो लोगों की जो अप्रोच है उसमें वो एक अभी भी है यहाँ पर। और जो जिन राज्यों की बात आप कर रहे हैं वहां पर जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है, जिस तरह का वहाँ पे जन्म दर, मृत्यु दर और सभी चीजें तो लगभग सिमिलर उस पे हैं, लेकिन जो कास्ट के जो वेरिएंट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो इसलिए वो मांग वहाँ जायज सी लगती है। लेकिन राजस्थान में जो जनता है वो, और जो राजनीति यहाँ पे की जा रही है उसमें भी मेरी मतलब राजनीतिक तो नहीं लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से ये जरूरी है, डेवलपमेंट के लिए मुझे लगता है ये जरूरी है। और ये अपर क्लास का, अपर कास्ट के लिए भी जरूरी है और लोअर कास्ट के लिए जरूरी है। दोनों ही के संदर्भ में मुझे लगता है ये हमें एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए आंकड़े होने ही चाहिए, होने चाहिए। तो एक आखिरी सवाल करूंगा, इसका बड़ा बदलाव क्या दिखेगा आपको राजस्थान में जब ये जनगणना हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे अभी एक दो चीजें मैंने देखी, यहाँ पर लिखा है कि कुमाऊँतों की ढाणी, लेकिन कुमाऊँ उसमें रहते नहीं है, रहती दूसरी जातियां हैं, तो क्या उसके नाम भी चेंज होंगे? आपको लगता है चीजें इस तरह की हो सकती हैं आने वाले दिनों में? संभावना ऐसी लगती है, क्योंकि सरकारें शायद उसमें दखल न दें, लेकिन क्योंकि सामाजिक जो पृष्ठभूमि है वो ऐसी है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती हैं, डोमिनेंट क्लास होती हैं, वो अपना प्रभाव छोड़ती हैं और वो राजनीति में और वोट बैंक में अगर तब्दील होती है तब भी। और सबसे बड़ी बात कि जब हम जनगणना के शुरुआती दौर में जब ये था, या मंडल कमीशन जब आया था, या फिर अब उसके बाद जब मोदी जी का जो स्टेप है, उन सभी के एक वेरिएशन में आप देखें तो समाज में जो बदलाव है वो उतनी गति से नहीं हुआ है, वो जो डायनेमिक्स है उतनी तेजी से नहीं बदले हैं जितना राजनीतिक जो पृष्ठभूमियां हैं वो बहुत तीव्रता से बदल रही है, या हमारी जो विकास की गति है वो तीव्रता से बदल रही है। तो यहाँ एक कल्चरल लैग जो है कि लोगों की सोच में अभी भी, अगर आपने जैसे कहा कि एक पर्टिकुलर कास्ट की ढाणी है या उनका गुड़ा है, इस तरह से डिफरेंट वो जो जिस तरह से हमारे जो गाँव का जो देश है वो जीता है और उसमें अपनी प्रतिष्ठा मानता है, तो वो मांग तो उठेगी। वो मांग अब इसलिए उठेगी क्योंकि वो तबका पहले केवल एक पर्टिकुलर सेक्शन के कहने पर अपनी बात करता था, आज वो खुद जागरूक है, तो हो सकता है वो बात मांग उठे। और ये भी एक कयास लगाया जा सकता है कि वो मांग न उठकर एक जस्टिफिकेशन डेवलप हो। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि एक न्याय संगत परिदृश्य हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत दुखद होगा कि अगर इसमें राजनीतिक एंगल लगा के और केवल राजनीति के माध्यम से इस जनगणना का प्रयोग किया जाए, तो जो विकास की गति के लिए हम आशान्वित हैं अभी, उसमें कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटका सकता है। तो क्या राजनीति नहीं हो सकती है अगर समाज? राजनीति तो इसमें बनती हुई सी दिख रही है, ये मेरा एक पर्सनल सोच है, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो असमानता को दूर करने के लिए
ये एक कारगर कदम हो सकता है। दूसरी बात, मुझे जो एक तबका है जो अपर क्लास का, जो पुअर अपर कास्ट का जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वहाँ पर जो संकट है उसको भी इससे एड्रेस किया जा सकता है। लोअर कास्ट में जो एक अनरेस्ट है कि हमारी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, तो उसको एक जस्टिफाइड वे मिलेगा। और मुझे लगता है यहाँ पर एकेडमिशियंस और रिसर्चर्स का, पॉलिसी मेकर्स का एक बहुत बड़ा रोल होगा कि इसका एनालिसिस किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि विश्लेषण है और कई विश्लेषण, ये एक बहुत अलग बात है कि 2011 में जो हमारे पास जनगणना के आंकड़े हैं उसके उस तरह से विश्लेषणात्मक टिप्पणियां जो आनी चाहिए थी या वो नहीं आई, वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आई। जो हमारे एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे है वो अभी भी करवा रहा है, उनके आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम एकेडमिक वर्ल्ड में यूज करते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ों को नहीं स्प्रेड आउट करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में, एल्डरली इश्यूज में, हमें जो डिफरेंटली एबल्ड है, सब तरह के आंकड़े उसमें चाहिए। और कास्ट बेस है तो नेचुरली, क्योंकि जो राजस्थान में स्पेशली जाति संरचना ज़्यादा, जाति जो कभी नहीं जाती वो स्थिति अभी भी बनी हुई है, जबकि बाकी राज्यों की अपेक्षा मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि राजस्थान में वो स्थिति अभी भी है। तो उससे शायद एक नए तरह का विचार मंथन के बाद कुछ आंकड़े पॉजिटिवली मिलने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी था ये आरक्षण, संसाधन, वो तमाम चीजें अलग अलग जगहों पर उन्हें मिल जाएंगी जिनको जरूरत थी। आपको लगता है इससे हो पाएगा? देखिए, ये बहुत बड़ी एक चक्र है कि अगर हमारे पास आंकड़े हैं तो पॉलिसी मेकर उस तरह से बात कर पाएंगे। राजनीतिक प्रश्न भी पक्ष और विपक्ष दोनों के बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो एक कुछ मुद्दों को तो सामने ला सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये एक बहुत अच्छा है। अदरवाइज तो हमारे पास आज जो समय है वो अस्क्राइब्ड से अचीव्ड स्टेटस पे जाने का है। आज आपने क्या अचीव किया है, आप कितने, आपका जो बौद्धिक जो स्तर है वो क्या है, आप ज्ञान मीमांसा कैसे कर पाते हैं, आप चीज़ों के का विश्लेषण कैसे करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। तो अब कास्ट फैक्टर हमारे रहन सहन, संस्कृति के संरक्षण, उस दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमको केवल उससे रिजर्वेशन से और उससे हमें जो नौकरियां पाने के लिए केयर करना है, तो मुझे लगता है सभी स्तर पे अब हमें अचीव्ड स्टेटस को मोटिवेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जनगणना के आंकड़े केवल मात्र हमें वो चीज, गैप को दूर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इसमें अपर कास्ट के, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अपर कास्ट में जो डाउन फॉल है, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, जो एक अलगाव है, एक अनसुनापन है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो शायद वो उनको एक सेक्शन, एक मुद्दा मिलेगा। और जो अदर कास्ट है उनको भी एक चीज मिलेगी कि उनके पास एक फैक्ट शीट होगी कि जिससे वो बात कर सकेंगे। पर इसकी एक बहुत अच्छी व्यू रचना होनी चाहिए और मैं आशान्वित हूँ कि हमारी सरकारें ये बहुत अच्छे से कर पाएंगी। उसी से ये जुड़ा हुआ सवाल भी है कि सरकारें एक तो अंतरजातीय विवाह में पैसे दे रही हैं, योजनाएं ला रही हैं जी, और फिर अब जात क्लियरिफिकेशन किया जाएगा, तो कई बार क्या होता है कि कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं, पता नहीं चलता कौन किस जाति का है, मतदाता किसका है, उसको समझने में बड़ा, आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इससे तो क्लियर हो जाएगा कि इस इलाके में ये लोग रहते हैं, इस इलाके में ये रहते हैं, पूरी तरह से जस्टिफाई, क्लियरिफाई हो जाएगा। तो इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है भारतीय समाज की जो संरचना है उसमें हमारे जो परिवार, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, इन सब का बहुत बड़ा रोल है और एक बड़ी गहरी जड़ है इसकी। उसके बिना भारत की भी मैं संकल्पना नहीं कर सकती। तो आप क्या मानते हैं कि विवाह के संस्कार में प्रवेश करते समय आपको आपकी जाति का पता ना हो? आज हम ब्लड का और हमारी बीमारियों के टेस्ट कराते हैं। आज वो समय आ गया है कि हमें हर एक जो अनसीन थिंग्स हैं वो हमें विवाह के संस्कार से पूर्व पता होनी चाहिए। हम काउंसलिंग करवाते हैं दोनों कपल्स की, तो इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लगती कि अगर आपको जाति नहीं पता है और आप शादी कर रहे हैं तो ये अपने अलग तरह का फ्रॉड है। तो उससे कोई ज्यादा बेहतर माहौल बनेगा। हाँ, आपको पता होना चाहिए, आपको तर्कसंगत है। अगर आप इंटरकास्ट भी कोई मैरिज कर रहा है तो उसे भी तो पता होना ही चाहिए। तो इसमें कोई अतार्किक वो नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर कोई जो जाति है उसके आंकड़े के पता हुए बिना कोई विवाह कर रहा है तो ये कहाँ तक जायज़ है, इस पे भी प्रश्न किया जाए। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ डॉक्टर मोनिका राव। इनसे हमने समझा कि राजस्थान में खास करके जातिगत जनगणना का क्या असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब जातिगत जनगणना की बात बिहार में हो रही थी उस दौरान यहाँ अशोक गहलोत की सरकार के कई मंत्रियों ने कहा कि यहाँ पर भी आरक्षण बढ़ाया जाए। झारखंड की बात होती थी, झारखंड सबसे अधिक आरक्षण दिया गया था,
जिसे वहां की हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो अब माना जा रहा है कि इस जनगणना के बाद यहाँ पर एक बार फिर मांग उठेगी। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से परसेंटेज बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन फिर फिलहाल जैसा मैम ने बताया कि जो अपर कास्ट में जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उन्हें भी फायदा हो सकता है इसका। उन्हें जो ये लगता था कि उनकी बातें कोई नहीं कर रहा है, हालांकि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उन्हें दिया भी जा रहा है। तमाम सारे बदलाव होंगे इस जनगणना के बाद, तमाम सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।